हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ग्रेट एल्डर सीधे ही उस वोंग चैंग शैंग से फाइट करने लगते हैं शी हाउ के खातिर, जहां पे आसमान में इन दोनों की ही फाइट होना स्टार्ट हो चुकी थी। जहां पे ग्रेट एल्डर वोंग चैंग शैंग के ऊपर भारी पड़ रहे थे और उसके सारे ही अटैक को डिस्ट्रॉय करते जा रहे होते हैं। वहीं पे नीचे हम वोंग दा को देखते हैं जो कि 9 ड्रैगन में से एक था। उसने यहाँ पे शियाओ को अकेला पा करके उसके ऊपर अटैक कर दिया था, मगर शियाओ के पास ग्रेट एल्डर का वॉर बैनर था जिसका इस्तेमाल करके शियाओ ने वोंग दा को हरा दिया था। अब फिर से वोंग दा के 9 ब्रदर्स आकर के शियाओ को सप्रेस करते, मगर तभी वहाँ पे वोंग चैंग शैंग आकर के अपनी हार को मान लेता है और सभी लोगों से कहता है कि आज के बाद कोई भी शियाओ को परेशान नहीं करेगा। ये फरमान जारी कर दिया जाता है। यहाँ पे ये बात सभी लोगों को पता चल जाती है। वहीं पे मेरे प्यारे से दोस्तों, ये जो वोंग फैमिली के 9 ड्रैगन्स हैं, इनकी एज बहुत ही ज़्यादा है। इनमें जो सबसे ज़्यादा कम एज का कल्टीवेटर होता है वो इतना ही ज़्यादा पावरफुल होता है, और इनके जो बच्चे हैं वो इनसे कई गुना ज़्यादा बुढ़े आपको इस एपिसोड में नज़र आएंगे। इसलिए प्लीज़ इस चीज़ को देख करके कंफ्यूज मत होइएगा। अब बिना देर किए मेरे प्यारे से दोस्तों, इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वोंग फैमिली का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे ग्रेट एल्डर वोंग फैमिली के हेड से अपने लेटर को लिखवा रहे होते हैं, मगर तभी आसमान में एक पोर्टल अपीयर होता है और उसके अंदर से उन 9 ड्रैगन्स में से सबसे बड़े भाई वोंग दा का ग्रेट ग्रैंड सन अपीयर होता है, जो कि आते के साथ वोंग दा को एंसेस्टर कह करके ग्रीट करता है और वहां पे कहता है कि मुझे यहाँ पे जो फरमान जारी किया गया है शी हाउ के लिए, मुझे इसको लेकर के ऑब्जेक्शन है। तभी वहां पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि जब वोंग फैमिली के हेड ने अब हमारी शर्तों को एक्सेप्ट कर लिया है तो आखिर अब बीच में तुम क्यों बोल रहे हो। तभी वो एल्डर कहता है कि मैं हाल ही में ही रिटर्न आया हूँ और मैंने सुना कि मैंग तियानज़ेन हमारी फैमिली में आकर के फोर्सफुली वो हमसे कॉम्प्रोमाइज करवाने की कोशिश कर रहा है, और साथ में हमारी फैमिली का हेड कितना बड़ा बुजदिल है, उसे तो हमारी फैमिली के हेड की पोजीशन से ही हटा देना चाहिए कि आखिर वो तुम्हारी बातों को एक्सेप्ट कैसे कर सकता है। ये बात सुनकर के ग्रेट एल्डर कहते हैं कि आखिर तुम इतने ज़्यादा अग्रेसिव क्यों हो रहे हो। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पे वोंग फैमिली की फैमिली हेड की पोजीशन चाहिए, मगर मैं यहाँ पे तुमसे पूछना चाहता हूँ कि जब शी हाउ को टारगेट किया गया था तो आखिर वोंग फैमिली में ये ऑर्डर तुमने पास किया था। अभी वो एल्डर ग्रेट एल्डर की बात को सुनकर के कहता है कि शी हाउ कमज़ोर होने के साथ साथ काफ़ी छोटा भी है और ऐसे 2 कौड़ी के लोगों के ऊपर मेरी नज़र नहीं पड़ती है, मगर हाँ, मैंने यहाँ पे एक नॉर्मल सा ही फरमान जारी किया था कि जो भी कल्टीवेटर हमारी फैमिली के लिए आगे चल कर के मुसीबत साबित हो सकता है, उस दीमक को तुरंत के तुरंत ही मार दो। बस मैंने इतना ही कहा था और कुछ भी नहीं। तभी वहां पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि इसका मतलब तुम मानते हो कि ये सब कुछ तुमने किया है और इन सब के पीछे भी तुम ही हो। ये सुनकर के वो एल्डर कहता है कि ओए मैंग तियानज़ेन, जरा कान खोल करके सुन, तू इस समय वोंग फैमिली के अंदर है। मगर तभी ग्रेट एल्डर अपने ऑरा को रिलीज करने लगते हैं, मगर फिर भी वो एल्डर कहता है कि यहाँ पे तू पर नहीं फैला सकता है, ये वोंग फैमिली है, हमारे कहे मुताबिक ही तू कुछ कर सकता है। तभी वहां पे वोंग दा कहता है कि मैंग तियानज़ेन आखिर तू करना क्या चाहता है। तभी वहां पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि वोंग दा, इन सब के पीछे तेरा ग्रेट ग्रैंड सन है और मैं यहाँ पे सिर्फ जस्टिस कायम करूंगा। और तुझे पता है जो भी जूनियर कल्टीवेटर मेरे मुंह पे बेवजह आकर के चिल्लाते हैं, मैं उन्हें एक बार माफ कर सकता हूँ, मगर मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता हूँ जो कि बार बार मेरे डिसेबल को जान से मारने की धमकी वो भी मेरे सामने दें। ये कहने के साथ ग्रेट एल्डर अपनी पावर को अनलिश करने लगते हैं, मगर अभी भी वो एल्डर शांत नहीं होता है। वो कहता है कि मैंग तियानज़ेन, तुझे जो उखाड़ना है उखाड़ ले। मगर तभी ग्रेट एल्डर खींच के एक पाम अटैक उसके ऊपर कर देते हैं। ये देख करके उस एल्डर की इतनी हालत खराब हो जाती है कि वो अपने एंसेस्टर को यानी कि वोंग दा को आवाज़ देता है। तभी वोंग दा तुरंत बीच में आकर के उस पाम अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर एक ब्लास्ट के साथ वो खुद छटक करके पीछे चला जाता है। मगर यहाँ पे सिर्फ उस ब्लास्ट के प्रेशर की ही वजह से वो एल्डर हिट होता है और एक ही हिट में उसकी खोपड़ी वहाँ पे फट के चिथड़ा उड़ जाती है और वो सीधा ही अपने
एंसेस्टर वोंगदा के सामने ही जमीन पे गिर के मारा जाता है। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि अब इंसाफ हो चुका है। ये कहने के साथ वो अपनी पावर को अनलिश करके वोंग फैमिली के फरमान को तुरंत अपने पास रखते हैं। वहीं पे वोंग फैमिली का जो हेड मास्टर होता है वो वहाँ पे काफ़ी खुश होता है। वहीं पे ग्रेट एल्डर तुरंत उस फरमान को लेकर के शीहाओ को वहाँ से लेके जाते हुए कहते हैं कि ये सारा ही मैटर अब शायद ख़त्म हो चुका है। मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग दोबारा गलती नहीं करोगे। ये कहने के साथ वो जा चुके थे, मगर वोंगदा चिल्लाते हुए कहता है कि मैंग तियानज़ेन, ये लड़ाई अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई है। तूने बहुत बड़ी गलती कर दी मेरे ग्रैंड ग्रेट सन को मार करके। मैं इसका बदला तुझसे लेके रहूँगा। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता और हमें हेवन एकेडमी को दिखाया जाता है, जिसके अंदर डिवाइन एकेडमी, तियानशन एकेडमी और साथ में मॉर्टल एकेडमी भी हेवन एकेडमी के अंडर ही आती है। वहीं पे मिस्टर जो को देखते हैं, जो कि वोंगजी से कहता है कि सिस्टर इन लॉ, आप बेवजह यहाँ पे पैनिक हो रही हैं। हमारे एंसेस्टर से फाइट असल में ग्रेट एल्डर ने की थी, जो फाइट ड्रॉ हो चुकी है, ना कि शी हाउ ने। बस आप इंतज़ार करें सीनियर ब्रदर जिन के आने का। वो एक बार आ जाएंगे तो इस शी हाउ को वो मसल करके रख देंगे और आपका सारा ही पुराना हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। मगर तभी वहां पे एंट्री होती है मिस येंग की, जो कि आते के साथ कहती हैं कि लगता है कि तुम लोग यहाँ पे अभी तक कन्विंस नहीं हुए हो, इतना सब कुछ होने के बावजूद। मगर फिर भी अगर तुम लोग यहाँ पे डुअल फाइट कराना चाहते हो तो डेट मुझे बता दो, मैं शीहाओ को लेके आ जाऊंगी और तुम लोग अपने उस जिन को इनवाइट कर लेना। अब यहाँ पे इन लोगों के बीच में बहस और ज़्यादा बढ़ती, तभी वहाँ पे उन लोगों के पीछे 3 स्पिरिचुअल एनर्जी अपीयर होती है। ये असल में तियानशन एकेडमी के सेकंड, थर्ड और फोर्थ एल्डर होते हैं, जो कि अपनी कल्टीवेशन से आज बाहर निकले थे, जो कि फाइनली इतने टाइम बाद अपने सारे ही डिसेबल्स के सामने आके अपीयर हुए थे। मगर तभी वहाँ पे एंट्री होती है ग्रेट एल्डर शी हाउ और लिटिल किंग की। उन लोगों के आते ही सबकी नज़र अब शी हाउ पे पड़ जाती है। तभी होंग भागते हुए शीहाओ के पास आता है और शीहाओ से कहता है कि ब्रदर शीहाओ, आपकी किस्मत कितनी अच्छी है ना। अगर कोई मास्टर ग्रेट एल्डर की तरह हो तो यकीनन आप 9 हेवन 10 अर्थ के अंदर कहीं पे भी जा सकते हैं। कोई भी आपका बाल भी बाका नहीं कर सकता है। मगर तभी लिटिल किंग पीछे से कहता है कि फैटी, बस भी कर दे, आखिर तू यहाँ पे कितना बटरिंग करेगा। अब ये किंग तेरे सामने आ चुका है, इसलिए चल तू यहाँ पे इस किंग की रिस्पेक्ट कर और मेरे सामने झुक। मगर यहाँ पे तो होंग कहता है कि आखिर ये कौन बेहुदा है जो कि आकर के बक बक किया पड़ा हुआ है। मगर तभी लिटिल किंग को गुस्सा आता है और वो घसीट के कई सारे पंच दे के मारता है होंग के ऊपर। होंग तुरंत छटक करके पीछे जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर ये कौन है, हिम्मत है तो सामने आ। तभी वहाँ पे लिटिल किंग कहता है कि लगता है कि तुझे दोबारा मेरे नहाने के पानी को पीना है, अगर ऐसा है तो बता, मैं तुझे और देता हूँ। ये कहने के साथ लिटिल किंग होंग के सामने आ चुका था। होंग उसे देख करके एकदम आग बबूला हो जाता है और तुरंत स्पिरिचुअल फॉर्म में आकर के सीधा लिटिल किंग से फाइट करने के लिए चला जाता है। भाई साहब, यहाँ पे तो लिटिल किंग ने होंग की बेइज्जती कर दी थी। वहीं पे आसमान में होंग और लिटिल किंग की आपस में फाइट होने लगती है। ये देख करके वहाँ पे नीचे से रैबिट गर्ल लिटिल किंग से कहती है कि लिटिल किंग, इस मोटे को अच्छे से सबक सिखाना, इसे कूट डालो। ये कहने के साथ वो वहाँ पे फाइट के मजे लेने लगती है और सब के सब वहाँ पे हंसने लगते हैं। मगर तभी ग्रेट एल्डर शीहाओ से कहते हैं कि शीहाओ, तुम्हें पता है वोंग चैंग शैंग बहुत ही ज़्यादा टफ है और उसने यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ मेरी पावर या फिर मुझसे डर के नहीं, बल्कि उसने सेंस कर लिया था आने वाले खतरे को। इसी वजह से उसने हार मानी और वो तुरंत अपनी कल्टीवेशन के लिए एकांत में चला गया। वहीं पे शीहाओ भी एकदम कंफ्यूज हो जाता है कि भाई अब यहाँ पे कौन सी आने वाली मुसीबत है, वो भी एकदम घबरा जाता है। मगर तभी ग्रेट एल्डर काफ़ी गुस्से से पलटते हैं और आसमान की ओर देखने लगते हैं, जहाँ पे हेवन एकेडमी के अंदर एक स्पेस क्रैक होता है और उसके अंदर से स्पेसशिप अपीयर होती है, जिसे देख करके सेकंड एल्डर अपनी पावर को अनलिश करके चिल्लाते हुए कहते हैं कि आखिर किसकी इतनी हिम्मत हो चुकी है कि वो हमारी एकेडमी के अंदर घुसने की जुर्रत कर रहा है। ये कहने के साथ सेकंड एल्डर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से
उस पूरी ही शिप को स्कैन करते हैं, जिसके अंदर एक डिसेबल होता है जिसे वो खींच करके तुरंत उस स्पेसशिप से बाहर निकालते हैं और ग्रेट एल्डर के सामने ला के उसे पटक देते हैं। यहाँ पे वो कल्टीवेटर सीधा ही ग्रेट एल्डर के कदमों पे आके गिरता है। वो पूरी ही तरीके से घायल था, उसकी पूरी ही बॉडी छल्ली हो चुकी थी। वो तुरंत ग्रेट एल्डर को देख करके उन्हें ग्रीट करके बताता है कि मैं बॉर्डरलैंड से ग्रेट रेड स्काई सिटी से आया हूँ। हमारी सिटी के ऊपर फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स ने अटैक कर दिया है और सारी की सारी सिटी को उन लोगों ने तबाह कर दिया है। यहाँ पे मैं मदद के लिए आया हूँ, हमें आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। और वहाँ पे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स ने अपने साथ एक जाइंट से ब्लैक कॉर्ड्रम को भी लेके आए हैं और वहाँ पे कई सारे पावरफुल इमॉर्टल कल्टीवेटर्स भी हैं। उनके साथ हमारे लोग उन लोगों से फाइट कर रहे हैं, मगर तभी वहाँ पे लिटिल किंग और होंग वो दोनों ही एक दूसरे से फाइट करना बंद कर देते हैं। जहाँ पे लिटिल किंग कहता है कि वो ब्लैक क्वाड्रम नहीं बल्कि इमॉर्टल रिफाइनिंग पॉट है। शी हाउ, तुम्हें याद है ना? तभी वहाँ पे वो सोल्जर कहता है कि एल्डर प्लीज़ आप मेरी बात सुने। वो फॉरेन रैलम के सारे ही कल्टीवेटर्स हम सभी लोगों को मार करके हमारे ब्लड एसेंस, हमारी सोल, सभी चीज़ों को उस ब्लैक क्वाड्रम के अंदर एब्जॉर्ब कर रहे हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे जितने लोग भी मरे हैं उनकी आत्मा को कभी भी शांति नहीं मिलेगी। और साथ में मुझे इतना और पता है कि वो सभी लोग उस पावर को इकट्ठा करके हमारे ग्रेट रेड स्काई सिटी के अंदर ही एक पोर्टल को अपीयर करने वाले हैं, जिसके अंदर से फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स और भी भारी तादाद में हमारे वर्ल्ड के ऊपर अटैक करने के लिए आएंगे। अब यहाँ पे ग्रेट एल्डर उसकी बात को सुन करके उसके करीब आ जाते हैं। वहीं पे उस कल्टीवेटर के फोरहेड पे एक निशान अपीयर होता है और देखते ही देखते उन सभी लोगों के सामने ही उस कल्टीवेटर की बॉडी धीरे धीरे करके इरेज होने लगती है और वो सबके ही सामने मारा जाता है। उसकी पूरी ही बॉडी वहाँ पे डिसअपियर हो चुकी थी उसके सोल के साथ। ये देख करके वहाँ पे सेकेंड एल्डर कहते हैं कि ग्रेट रेड स्काई सिटी जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी, आखिर उन फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स ने कैसा अटैक किया कि पूरी सिटी ही तबाह हो गई। मगर तभी ग्रेट एल्डर भड़कते हुए सेकेंड एल्डर से कहते हैं कि यहाँ पे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। अगर फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स ने हम पे अटैक किया है तो हम भी इस बार तैयार हैं, तैयार हो जाओ सारे ही ग्रेट क्लैन और फैमिलीज़ को बुलाने के लिए। ये कहने के साथ ग्रेट एल्डर तुरंत अपनी पावर को अनलिश करते हैं और तुरंत वहाँ पे इमॉर्टल एंशिएंट एरा का एंसेस्ट्रल ड्रैगन हॉर्न को समन करते हैं, जो कि असल में 10 ट्रू ड्रैगन हॉर्न में से एक था। और जैसे ही वहाँ पे वो हॉर्न अपीयर होता है, चारों ही तरफ उसकी टेरिफाइंग एनर्जी फ्लो करने लगती है और तभी ग्रेट एल्डर सीधे ही उस हॉर्न को बजाना शुरू कर देते हैं अपनी स्पिरिचुअल पावर से, जिसकी वजह से उसके अंदर से एक साउंड वेव स्पिरिचुअल फॉर्म में निकलती है, जो कि बहुत ही तेज़ी से आसमान की तरफ जाना स्टार्ट कर देती है। और तभी वहाँ पे एक ट्रू ड्रैगन का इल्यूजन अपीयर होता है, जो कि कई सारे सेक्ट के पास जा करके रोर करने लगता है। और ये जो ड्रैगन होता है वो असल में इमॉर्टल एंशिएंट एरा का लेट ड्रैगन इमॉर्टल किंग था और उसका थोड़ा सा स्पिरिचुअल ऑरा इस हॉर्न के अंदर था। और तभी उस हॉर्न की आवाज़ जब अलग अलग सेक्ट के मेंबर्स सुनते हैं, वहाँ से आवाज़ आती है कि वाइट बोन माउंटेन, मुलान क्लैन, जू फैमिली, वान गार्ड, लू फैमिली, हम सभी लोग यहाँ पे तैयार हैं उन सारे ही फॉरेन रैलम के एनिमी से फाइट करने के लिए। तभी हम देखते हैं कि हेवन एकेडमी के बाहर एक पोर्टल बन चुका था, जिसके अंदर से ये सारे ही क्लैन और सारे ही पावरफुल फैमिली मेंबर्स के कल्टीवेटर्स अपनी आर्मी को लेकर के सीधा ही हेवन एकेडमी के अंदर आ रहे होते हैं। वो सब के सब एक ही धुन में कह रहे होते हैं कि हम अपनी आखिरी सांस तक उन सभी फॉरेन रैलम के एनिमी से फाइट करेंगे। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि फॉरेन रैलम के एनिमी कितनी भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, हम सब यहाँ पे एकजुट हैं। और जब हम सब एकजुट होकर के पास में उन सब को अपने वर्ल्ड से भगा सकते हैं तो इस बार फिर से हम उन्हें भगा देंगे। मगर उससे पहले हमारे जितने भी यंग डिसाइबल हैं वो सब के सब अपने ब्रेक थ्रू और अपनी कल्टीवेशन पे फोकस करें एकांत में जा कर के, और बाकी सब कुछ हम संभाल लेंगे। इसलिए सब के सब तैयार हो जाओ बॉर्डरलैंड के ग्रेट रेड स्काई सिटी के अंदर चलने के लिए। मगर तभी वहाँ पे
शी हाउ कहता है कि ग्रेट एल्डर, आखिर हम लोग बैठ करके इन सब चीज़ों को कैसे देख सकते हैं। इस समय हिस्ट्री का सबसे डार्केस्ट एज आ चुका है, वॉर स्टार्ट हो चुकी है, तो आखिर कैसे हम यहाँ पे पीसफुली अपनी कल्टीवेशन कर सकते हैं। प्लीज़ हमें छोड़ करके आप मत जाइए। ये कहने के साथ शी हाउ आगे बढ़ने लगता है और ग्रेट एल्डर को कन्विंस करने लगता है कि वो उन सब को भी लेकर के अपने साथ चलें, मगर ग्रेट एल्डर अभी भी शी हाउ को कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं करते हैं। मगर तभी शी हाउ और उन सभी लोगों के पीछे से वो 4 यंग सुप्रीम और अपने साथ कई सारे कल्टीवेटर्स को लेकर के आगे की तरफ भागने लगते हैं। मगर डिवाइन एकेडमी के एल्डर उन सभी लोगों को रोकते हुए कहते हैं कि बेवकूफो, इस तरीके से जंग में जा करके तुम लोगों को कुछ भी हासिल नहीं होगा। तुम लोगों की जान बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। इस 9 हेवन 10 अर्थ के लिए तुम लोग हमारा फ्यूचर हो, और अगर जंग में तुम जाओगे तो तुम लोग सिर्फ अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करोगे। अब ये सुनकर के सब वहाँ पे शांति से खड़े हो जाते हैं। मगर तभी ग्रेट एल्डर उन लोगों के पीछे से आगे आते हैं और कहते हैं कि क्या यहाँ पे तुम लोगों को सच में ये लगता है कि तुम लोग हम बुजुर्गों की लाठी बनने वाले हो और हमारे लिए फाइट करोगे? बेवकूफ़ो, ऐसी गलती मत करो, हम सारी ही चीज़ों को हैंडल कर लेंगे। मगर तभी उन जाइंट शिप में से कई सारे कल्टीवेटर्स बाहर आते हैं और उन सब का लीडर वहाँ पे कहता है कि जिस तरीके से पास्ट में हमारे एंसेस्टर ने अपनी जान को गंवा करके हमें प्रोटेक्ट किया था, उसी तरीके से आज हम अपनी जान को भी दांव पे लगा करके फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर से अपने इन यंग जनरेशन्स को प्रोटेक्ट करेंगे। और अगर उन लोगों को हमारे वर्ल्ड में एंटर करना होगा तो हमारी लाश से गुजर करके। अभी वहाँ पे ग्रेट एल्डर कहते हैं कि जरा ध्यान से देखो, इन सभी लोगों को तुमने कभी भी नहीं देखा होगा। ये लोग असल में हमारे रैलम की फाउंडेशन है। ये लोग हमेशा छुप करके अपनी फैमिली के साथ कल्टीवेशन करते हुए आए हैं, अपने क्लान्स के साथ। अब वक्त आ चुका है कि ये लोग बाहर आए हैं अपने रैलम को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए तुम सब के सब अपनी कल्टीवेशन पे ध्यान दो। मगर तभी यंग सुप्रीम मिस यांग कहती हैं कि ग्रेट एल्डर, प्लीज़ यहाँ पे हमें भी अपने साथ लेकर के चले। हम दूर से ही सही अपने सारे ही दुश्मनों को देखना चाहते हैं कि हम उन्हें अंत तक याद रखें कि आखिर असल में हमारे दुश्मन दिखते कैसे हैं। हम यहाँ पे दूर बैठ कर के आप लोगों की न्यूज़ का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, हमें बर्दाश्त नहीं होगा। सब के सब वहाँ पे एकदम इमोशनल हो जाते हैं। मगर तभी वहाँ पे मिस यंग कहती हैं कि ग्रेट एल्डर, यहाँ पे हम सब के सब आपसे भीख मांगते हैं कि प्लीज़ हमें यहाँ पे परमिशन दे दें। हम सभी लोग दूर से रह करके आप लोगों की फ़ाइट को देखेंगे, क्योंकि हमें भी उन सारे ही दृश्य को देख करके ये चीज़ याद रखनी है कि हमें किस बात पे चलना है, हमें किससे लड़ना है, हमारे एनिमी कौन है। क्योंकि अगर हम उस चीज़ को नहीं देखेंगे तो ज़रूर हो सकता है कि शायद हम फ्यूचर में भटक सकें, हमारा मोटिवेशन फ्यूचर में कम हो जाए। इसलिए प्लीज़ हम सबको यहाँ पे परमिशन दें। ये सुनकर के सारे की सारे कल्टीवेटर्स वहाँ पे बोलना शुरू कर देते हैं। तभी शी हाउ भी आगे बढ़ता है और उसकी आंखों में ज्वाला जल रही होती है। तभी शी हाउ जब इमॉर्टल स्क्रिप्चर को हासिल करने गया था तो उसने इल्यूजन में एंशियंट टाइम में वॉर जो हुई थी उसे उसने देखा था। तभी शी हाउ भी अपनी पूरी ही टीम के साथ तैयार हो चुका था, उन सभी लोगों को भी वही दृश्य दिखाने के लिए कि असल में जो बैटल अभी यहाँ होने वाली है वो कितनी ज़्यादा खतरनाक होगी। मगर तभी वहाँ पे मॉर्टल एकेडमी के एल्डर आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि अच्छा ठीक है, हम सब यहाँ पे तुम्हें लेके जाएंगे और तुम सब लोग अपनी आंखों से देखना कि आखिर फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स कितने ज़्यादा निर्दयी होते हैं। वो किसी पे भी रहम नहीं दिखाते हैं और तुम लोगों को भी समझ में आ जाएगा कि आखिर हमारे एंसेस्टर्स ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी थी हमें बचाने के लिए, और आज हम कितनी बड़ी कुर्बानी देंगे तुम लोगों को बचाने के लिए, क्योंकि तुम लोग हमारा फ्यूचर हो। और जब तुम लोग इस चीज़ को देखोगे तो तुम लोगों के भी दिल के अंदर हमारी ही तरह ज्वाला जलेगी कि तुम लोगों को भी यहाँ पे हमारा बदला लेना है, और तुम लोग भी याद रखोगे कि आखिर तुम्हारा पाथ क्या है, तुम्हें किस रास्ते पे चलना है। मगर तभी वहाँ पे डिवाइन एकेडमी के एल्डर आगे बढ़ते हुए कहते हैं कि
हांग, यहाँ पे हम इन सभी लोगों को लेके जाएंगे, मगर यहाँ पे तुम सबसे पहले इन सभी लोगों के पीछे टेलीपोर्टेशन फॉर्मेशन को कास्ट कर दो कि वहाँ पे अगर कोई भी इशू हो तो इन सब को टेलीपोर्ट करके तुम यहाँ पे भेज सको। मगर इनमें से अगर किसी एक की भी जान गई तो याद रखना उसकी पूरी ही जिम्मेदारी तुम्हारी होगी हांग। तभी वहाँ पे एल्डर हांग कहते हैं कि बिल्कुल मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ। ये कहने के साथ वो वहाँ पे मौजूद सारे ही डिसेबल्स के ऊपर फॉर्मेशन को कास्ट कर देते हैं। तभी ग्रेट एल्डर अपनी पावर को अनलेश करके वहाँ पे फॉर्मेशन गेट को एक्टिवेट करते हैं, जो कि असल में टेलीपोर्टेशन गेट होता है, जो कि सीधा ही कनेक्ट हो जाता है बॉर्डर लैंड के ग्रेट रेड स्काई सिटी से। और वहीं पे हम शी हाउ को देखते हैं, जिसके पीछे ठीक मूलिंग खड़ा होता है। मूलिंग पहले उस टेलीपोर्टेशन गेट को देखता है और फिर दोबारा शी हाउ को। तभी वहां पे मूलिंग कहता है कि ग्रेट वॉर अब स्टार्ट हो चुकी है और मैं इस समय शी हाउ के साथ खड़ा हूँ। मुझे नहीं पता कि आखिर फ्यूचर क्या होगा और मैं क्या करूँगा, मगर मैं इतना जानता हूँ कि मैं शी हाउ को कभी धोखा नहीं दूंगा। यहाँ पे मूलिंग थोड़ा कंफ्यूज हमें नज़र आ रहा होता है और तभी हम देखते हैं कि उस टेलीपोर्टेशन एरे के एक्टिवेट होते ही सारे के सारे कल्टीवेटर्स अपनी अपनी स्पेसशिप के ऊपर जाके सवार हो जाते हैं और अपनी अपनी स्पेसशिप का इस्तेमाल करके टेलीपोर्टेशन गेट के अंदर एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ही तेजी से अब बॉर्डरलैंड के ग्रेट रेड स्काई सिटी के अंदर एंटर करने लगते हैं। और जैसे ही उन लोगों की स्पेसशिप उस पोर्टल से बाहर निकलती है, आसपास का मंजर देख करके उन लोगों का दिल दहल जाता है, क्योंकि पूरी की पूरी ग्रेट रेड स्काई सिटी तबाह हो चुकी थी, जिसे देख करके ग्रेट एल्डर कहते हैं कि प्रीमोडियल रैलम असल में कई सारे रीजन्स में बटा हुआ था और जब इमॉर्टल एंशिएंट एरा में वॉर हुई थी और उस लड़ाई के दौरान ये टूट कर बिखर गया था और उन्हीं प्रीमोडियल रैलम में से एक ग्रेट रेड स्काई भी था, जिसे उस टाइम हेवन ऑफ पार्टिंग सैरो कहा जाता था। वहाँ पे इमॉर्टल एकेडमी के एल्डर कहते हैं कि ग्रेट एल्डर यहाँ पे सही कह रहे हैं, जब उस टाइम सारे ही इमॉर्टल्स यहाँ पे मारे गए थे तो उनके आने वाली जनरेशन ने उन सारी ही बोन्स को इकट्ठा करके यहाँ पे इस किले को बनाया था, जिससे वो एनिमी से खुद को प्रोटेक्ट कर सकते थे। मगर अफसोस की बात यह है कि ये भी तबाह हो गया। ये हमारे रैलम के लिए कितनी बड़ी शर्मनाक बात है कि बॉर्डरलैंड ऑफ ग्रेट क्रिसम हेवन तबाह हो चुका है। मगर तभी वहां पे उन लोगों को फॉरेन रैलम के ट्रू इमॉर्टल लेवल के एक्सपर्ट की आवाज आती है और वो कहता है कि तुम दो कौड़ी के सर्वेंट्स फाइनली यहाँ पे आ चुके हो और आज मैं तुम्हारे पूरे ही वर्ल्ड को पहले की ही तरह तबाह कर दूंगा। कुछ भी यहाँ पे नहीं बचने वाला है। ये कहने के साथ वो अपनी डिमोनिक ऑरा को सीधा ही उन सारी ही स्पेसशिप के सामने आकर के रिलीज करता है, जहाँ पे जितने नॉर्मल कल्टीवेटर्स होते हैं उन सबको सही ढंग से खड़े होने में तकलीफ होने लगती है, क्योंकि उस बंदे का ऑरा सच में काफ़ी ज़्यादा वायलेंट होता है। मगर तभी हम देखते हैं कि उन सारी ही स्पेसशिप के सामने एक जाइंट सा हैंड ऑफ इमॉर्टलिटी अपीयर होता है, जो कि असल में उसी फॉरेन रैलम के ट्रू इमॉर्टल लेवल के एक्सपर्ट का पाम था, जो कि काफ़ी तेज़ी से उन सारी ही स्पेसशिप की तरफ बढ़ रहा होता है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।